हेलो। आज का जो टॉपिक है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, खासकर बीपीएससी 67 मेंस के लिए। एक तरह से इसे हम गेस क्वेश्चन में मान सकते हैं, जिसके आने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसे देख लें, करके जाएं। ये जो टॉपिक है आज का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये सिर्फ करंट अफेयर या करंट इशू से रिलेटेड नहीं है। ये आपका जहाँ कहीं भी उदाहरण देने का आता है, तो वहाँ आप इसे सेट कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्शन हो या कहीं सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की जा रही हो, तो वहाँ भी ये जा सकता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास इसकी जानकारी हो। तो शुरू करते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। जब भी हम मेंस के लिए आंसर लिखते हैं तो उसमें भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये भूमिका हमें बताता है कि अंदर जो हम लिखने वाले हैं उसके अंदर हमें क्या मटेरियल मिलने वाला है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए बनाया गया है जो सशक्त एवं ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था हो। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से कहते हैं। इसे 2015 जुलाई में लॉन्च किया गया। डेट है इसका 1 जुलाई। हमें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद रखनी पड़ती है। ये हमें पीटी फैक्ट में भी काम आ सकता है। इस कार्यक्रम को भारत नेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट सिटी आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु सक्षम व विकसित किया गया है। ये जो योजना है, इन सारी चीज़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर ये काम करेगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बेसिकली ये इंटरनेट और डिजिटल इंडिया इंडिया को डिजिटल बनाने की ओर बढ़ाया गया एक कदम है। आज वर्तमान में भारत में ऐसी स्थिति है कि हर जगह हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जहां इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों का योगदान बहुत बहुमूल्य है। जहां डिजिटल इंडिया कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उद्देश्य क्या है इस योजना का, देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जब भी हम आंसर राइटिंग लिखें तो हमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कहानी की तरह लिखने से बेहतर है कि हम पॉइंट वाइज लिखें। इससे दो फायदा होता है। एक तो आपको लिखने में सहूलियत होती है, हम क्या लिख रहे हैं ये पता चलता है, और दूसरा जो जांच रहा है उसे भी पता चलता है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है कंटेंट। उसे पॉइंट बाय पॉइंट नज़र आ जाता है कि एक पॉइंट यहाँ है, अगला पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है। वरना कहानी वाले चीज़ में उसे ढूंढना पड़ता है, जिससे नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, और इस तरह से लिखने पर नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हम कॉपी जांचने वाले को जितना आराम देंगे, जितना सरलता से उसे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उतना नंबर बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। उद्देश्य देख लेते हैं। पहला, भारत के ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करना। अब हम फ्यूचर मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर, भारत के ज्ञान को भविष्य के लिए तैयार करना, परिवर्तनकारी होने के लिए। ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ाया गया कदम है। यहाँ हम 3 वर्ड से समझ सकते हैं, आईटी प्लस आईटी प्लस आईटी, जहाँ इसका अलग अलग अर्थ है। पहले आईटी का अर्थ है इंडियन टैलेंट, दूसरे आईटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडियन टुमारो। इसे कह सकते हैं कि वर्तमान में जो इंडियन टैलेंट है, प्रतिभा है, उसके साथ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी जब मिला दिया जाए, इंडियन टैलेंट और टेक्नोलॉजी का जब संगम करा दिया जाए, तो उससे हमारा भविष्य बनेगा। इंडिया टुमारो, कल का भारत बनेगा, भविष्य का भारत बनेगा, जो बहुत ही बेहतरीन होगा, जो पूरे विश्व के साथ जो विकास की ओर कदम से कदम बढ़ाकर चलने में समर्थ होगा। इससे क्या होगा आगे, यहाँ एक अगला पॉइंट है, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। सबसे पहले प्रत्येक नागरिक हेतु डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।
सेवाओं का सरलीकरण होगा। इतनी कठिनाई से हर काम होता था, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, बैंक्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सिंपल काम को जटिल बना दिया गया था। अब इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जब चूँकि हर चीज़ इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होगी, हम घर बैठे अधिकांश कार्य सरलता से कर सकते हैं। तो सेवाओं का सरलीकरण हो जाएगा। देश को डिजिटल सक्षम समाज में परिवर्तन करना, ई कॉमर्स क्षेत्र में रोजगार, इससे रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। आगे है एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरह से अगर हम मैपिंग करके दिखाते हैं तो ये जांचने वालों को काफ़ी पसंद आता है। इससे क्या होता है कि कम जगह में, कम वर्ड में, कम शब्दों में हम काफ़ी ज़्यादा कह जाते हैं, जो कि आंसर राइटिंग की एक कला है। तो डिजिटल इंडिया में 9 पिलर्स होते हैं, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। बारी बारी देखते हैं। पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा है मोबाइल कनेक्टिविटी सभी के लिए, तीसरा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, चौथा ई गवर्नेंस, पांचवा ई क्रांति, छठा सभी के लिए जानकारी, सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रोजगार परक सूचना प्रौद्योगिकी, एक ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें रोजगार की संभावनाएं हों, और अर्ली हार्वेस्टर प्रोग्राम यानी प्रारंभिक फसल प्रोग्राम। आपको ये 9 पिलर याद रखना होगा और इस तरह से या इससे भी बेहतर आपको मैप बना करके दिखाना होगा। ये 9 पिलर याद रखने पर एक तो ये लाभ होगा कि आपका आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा, खूबसूरत दिखेगा। और दूसरा आपके पास 9 पॉइंट होगा जहां अगर आप कुछ भूलते भी हैं तो इस 9 पॉइंट के द्वारा काफ़ी कुछ आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब सबके बारे में अलग अलग आप लिखिए। ब्रॉडबैंड हाईवे ये क्या है? यह एक काल्पनिक डिजिटल सड़क है जिस पर हर प्रकार की सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से मिलेगी। जो सेवाएं जो दी जाएंगी वो कहाँ से दी जाएंगी? एक हाईवे है, काल्पनिक सड़क है जिसके माध्यम से वो सेवाएं आपको प्रदान की जाएगी। दूसरा ई क्रांति, ई क्रांति के अंतर्गत एजुकेशन, किसानों हेतु किया कार्य, स्वास्थ्य और न्याय आते हैं। एजुकेशन में क्या क्रांति आएगा? सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा है मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। ई बुक्स उपलब्ध कराया जाएगा। ई बुक्स का लाभ ये है कि हम घर बैठे अनेकों बुक्स अपने मोबाइल में, टैबलेट में या डिजिटल किसी भी चीज़ में पढ़ सकते हैं, मुफ्त पढ़ सकते हैं। सरकार की ऐप्स भी आती हैं जिसमें सारी किताबें आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर बिहार सरकार की किताबें हों। डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम चलाया गया है। अगला है किसानों के लिए रियल टाइम कीमत की सूचना इसमें दी जाएगी। मोबाइल बैंकिंग, कर्ज राहत भुगतान, ये सारी सुविधाएं देने की बात की गई है इसमें ई क्रांति में। स्वास्थ्य से क्या है? टेलीमेडिसिन यानी कि फ़ोन पर आप डॉक्टर से सलाह मशवरा ले सकते हैं। ऑनलाइन मेडिकल सलाह आपूर्ति भी हो जाएगा। आजकल तो मेडिसिन भी ऑनलाइन मंगाया जा सकता है, आ ही रहा है। कॉल कीजिए और आपको आपके घर तक दवाई पहुंचा दी जाएगी। ई हेल्थ केयर, ये सारा चीज़ ई हेल्थ केयर के अंतर्गत ही आते हैं। ई ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, न्याय, ई कोर्ट, ई जेल। आजकल तो जो कोर्ट भी है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, डिजिटल हो गया है। हाल ही में राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान की अदालत जो है, लोक अदालत है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है राजस्थान के जयपुर में।
तो कोर्ट जेल सब डिजिटल हो चुका है। खासकर तब जब कोरोना महामारी के दौरान लोगों का एक दूसरे के संपर्क में आना मुश्किल हो गया था। सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लोगों को बाहर निकलना बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में काम अवरुद्ध ना हो, इसलिए ऑनलाइन ई कोर्ट, ऑनलाइन जेल, ऑनलाइन सारी सुविधाएं काफ़ी विकसित हुई और उस समय हमें इसका लाभ भी देखने को मिला। आगे है अर्ली हार्वेस्ट, प्रारंभिक फसल कार्यक्रम। इसमें मूल रूप से वे योजनाएं आती हैं जिन्हें कम समय में क्रियान्वित किया जाना है। इसके अंतर्गत संदेशों के लिए आईटी मंच, MEIT मीट वाई द्वारा मास मैसेजिंग ऐप विकसित किया है जो सभी सरकारी कर्मचारियों को कवर करेगा। अगला है बायोमेट्रिक उपस्थिति। बायोमेट्रिक द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई, सार्वजनिक वाईफाई व हॉटस्पॉट। स्कूल की किताबें अब ई बुक, यानी कि जो किताबें थी अब उसका स्वरूप चेंज कर दिया गया है। अब उसे PDF के रूप में आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। इसे ई बुक कहते हैं, ई बुक उसे ही कहते हैं। SMS आधारित मौसम जानकारी, आपदा के लिए अलर्ट, खोए पाए गए बच्चों हेतु राष्ट्रीय पोर्टल, यानी हर चीज़, लगभग सभी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। या उस उपलब्ध कराने की ओर जो कदम है, जो कार्यक्रम, वही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि हर चीज़ को यथासंभव ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए, उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये हम लोगों ने देखा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिका क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है क्या आखिर। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे चुनौती भी पूछेगा। पहले कार्यक्रम पूछेगा, उसकी जानकारी लेगा, उसके बाद आने वाली चुनौतियों के बारे में आपसे चर्चा करेगा। तो देख लेते हैं इसे बारी बारी। मानव संसाधन की कमी, कर्मचारियों की कमी। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो सीधा सीधी मूलभूत आधारभूत चीज़ें हैं जिसका होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे इंटरनेट चाहिए, उसे चलाने के लिए फिर कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, बिजली चाहिए, बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी जो ज़रूरी है, उसके बगैर हम ये नहीं कर सकते हैं। तो मानव संसाधन की कमी और कर्मचारी की कमी, और उन सभी को चलाने के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ भारत में ऐसे लोगों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी है जो उन्हें अच्छी तरह से चला सके। प्रशिक्षित लोगों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। कर्मचारी तो हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो प्रांगत हो या उस क्षेत्र में विशेष जानकारी रखते हो, ऐसे लोगों और ऐसे कर्मचारियों का अभाव भारत में है। कई राज्य ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे राज्य में तो और इनकी कमी है। सार्वजनिक पुस्तकालय एवं शिक्षा का आधुनिकीकरण ये भी एक चुनौती है, क्योंकि जो पुस्तकालय है और शिक्षा जो है चल रहा है, उसका आधुनिकीकरण एक सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि इतना सरल नहीं है। जब हम अपने सरकारी विद्यालय में जाकर झांकेंगे तब हमें वास्तविक स्थिति पता चलेगी, और हमें पता चलेगा कि इतना सरल नहीं है कि चुटकी बजाए या कुछ साल या कुछ महीने में हम पूरे सिस्टम पर डिजिटल कर दें। ये असंभव है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर सही तरीके से किया जाए, हर काम अच्छे तरीके से नियमबद्ध, चरणबद्ध कराया जाए तो कुछ असंभव नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लेगा, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन करें तब तो। इसके लिए सार्वजनिक पुस्तकालय को डिजिटल इंडिया से जोड़ना होगा, इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। ये जो फाउंडेशन है बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ये ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहन देती हैं, चाहे जिस तरह से प्रोत्साहन हो, धन के द्वारा हो या किसी और तरह से। तो इनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। मदरसों के आधुनिकीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है।
मदरसा मुस्लिम लोगों के लिए। तीसरा चुनौती है आधारभूत ढांचे की आवश्यकता। भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में से एक होने के बावजूद भारत के पास ग्लोबल कंपनियों के मुकाबले बहुत कम स्पेक्ट्रम है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत में इंटरनेट और मोबाइल का खपत सबसे ज़्यादा है। अगला, डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने के लिए अधिक से अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तभी फ्री वाईफाई अधिक सुगम होगा। स्पेक्ट्रम की बात हो रही है कि जब तक हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा तब तक हम जो इंटरनेट है, क्योंकि डिजिटल इंडिया का तो मूलभूत आधार ही इंटरनेट है, तो हमें इंटरनेट पर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जब तक हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। एक अलग वीडियो हम स्पेक्ट्रम पर भी बना सकते हैं, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तो वो आखिर क्या है हमें जानना चाहिए वो चीज़, लेकिन इस वीडियो में नहीं, सेपरेट एक वीडियो बना दिया जाएगा उसके लिए छोटा सा। ग्रामीण आबादी को सक्षम बनाना। ग्रामीण आबादी को सक्षम बनाना बुनियादी आवश्यकता। जैसे भारत में अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्राम में बसते हैं, और अगर हमें भारत को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है कि हम ग्रामीण नागरिक को इसके लिए तैयार करें। क्योंकि जो शहरी नागरिक है, जो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी जानते हैं, जिसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो तो ठीक है, वो चला ही रहे हैं, लेकिन उनके चलाने मात्र से हमारा पूरा भारत डिजिटल इंडिया के रूप में नहीं बदल सकता है। ये ज़रूरी है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाए। इसके लिए क्या आवश्यकता है कि बिजली की सुविधा वहाँ दी जाए, क्योंकि जब तक बिजली नहीं रहेगी तब तक इंटरनेट से चलने वाली चीज़ें जो है काम नहीं करेंगी। सड़क ज़रूरी है ताकि यातायात संचार सुविधाजनक हो सके। नेटवर्क ज़रूरी है, टावर ज़रूरी है, वहाँ रोज़गार दिया जाए, कौशल विकास की ओर ध्यान दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल इंडिया के लिए चुनौतियां हैं। ये सारी चुनौतियां हैं, और नीचे मैंने इसका उपाय भी, चुनौती से निपटने का उपाय भी दे दिया है। तो इस तरह से डिजिटल इंडिया का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।